1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। सरकार ने इसको लेकर एसओपी निकाल दिया है। इसको लेकर बार एसोसिएशन ने कह दिया है कि सरकार इसे वापस ले, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वरना उसके बाद आगे वो उसके लेकर जो है बाकी बॉडीज़ के साथ मिलकर बड़ी एजिटेशन लड़ने को तैयार हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर जो है वो सवाल उठा रही हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है आम जनता से जुड़ा हुआ है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी इसके दायरे में आते हैं। मेरे साथ अंकुर शर्मा जी हैं। अंकुर जी, बीइंग एडवोकेट, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो क्योंकि इसमें बड़े सारे क्लॉज हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, और टेक्निकल वे में ऐसी चीज़ें हैं कि आम व्यक्ति जब इसको पढ़ रहा है ना, उसे समझ नहीं आ रहा, उसके सिर के ऊपर से निकल रहा है। तो आपने इसको समझा होगा, इसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है, उसमें है क्या दरअसल, जो लोगों के लिए को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कानूनी भाषा, कॉलोकियल भाषा, वो तो टेक्निकल होगी, लेकिन मोटी मोटी बात इतनी ही है कि पहले आप सुनते थे कि किराएदार मकान मालिक को किराया देता है घर में रहने का। अब ये एसओ आने के बाद ये तय हो गया है कि जो मकान मालिक है या जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, वो अब सरकार को अपनी प्रॉपर्टी में रहने का किराया देगा, और वो किराया प्रति वर्ष आप पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि वन टाइम आप पे लगेगा। आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या नॉन रेजिडेंशियल हो, दोनों पे ही ये टैक्स जो रेजीम है वो अनलीश की गई है। 5% आपका लगेगा रेजिडेंशियल पे और 6% आपका लगेगा नॉन रेजिडेंशियल पे। 1% का जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसके लिए फॉर्मूला दिया गया, और उसमें कम से कम 8 से 9 पैरामीटर्स हैं, जिनको ऐड करके नहीं, जिनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है कि क्या वैल्यू बनेगी, और उसका फिर 5%। तो देखिए, टैक्स पे टैक्स, उस पे टैक्स, फिर उस पे टैक्स, फिर उस पे टैक्स, इस तरीके की परिस्थिति ऐसे ही देश में आती है जहाँ पे सरकार के जो दूसरे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, या सॉरी जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, रेवेन्यू जनरेशन जो है, उन पे कुछ चंद लोगों का क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते कब्जा हो जाता है। ये परिस्थिति ऐसे देश में आती है जहाँ पे सरकार का पैसा जो बैंकों के माध्यम से, बैंकों को आर्म ट्विस्ट करके चंद लोगों के, चंद प्राइवेट इंडिविजुअल्स के फेवर में दे दिया जाता है, और फिर वो अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना के, उसे पैसे को उड़ा के अपनी जेब में पैसा भर के, और नेताओं की भी जेब गर्म करके बाहर या तो देश छोड़ के चले जाते हैं या कहीं छुप के यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो देखिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए, जैसे टोल टैक्स की रिजीम हम फेस कर रहे हैं जम्मू संभाग में। आप गाड़ी लेते हैं, आप गाड़ी पे भी टैक्स देते हैं, जीएसटी और स्टेट का अलग और सेंटर का अलग उस पर लगता है। आप गाड़ी लेके दुकान पे जाते हैं, उस पर सीट कवर चढ़ाते हैं, उस सीट कवर पे भी टैक्स लगता है। आप उस गाड़ी को लेके आरटीओ ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं कि जितने की गाड़ी है उसका 9%, और उस पर भी कुछ फीस जोड़ के अल्टीमेटली 10% तक पहुंचा के, तो 10% आप लाखों रुपए हमारे पास भी जमा करिए। और उसके बाद फिर आप जब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, तो उस पर 8 रुपये आपको 1 लीटर पे देने पड़ते हैं। 8 का 7 हुआ होगा, वो मुझे अभी पता नहीं है। लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि वो सेस आपको देना है जो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब आप डीजल और पेट्रोल में से 8 रुपये दे रहे हैं 1 लीटर पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जो रोड वोड बन रही है, और फिर उसी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से रोड पे टोल लगा के वहाँ पे भी आप 155 रुपये वन में दे रहे हैं, और 80 रुपये मेरे ख्याल में एक साइड मतलब जाने के कहना यहाँ है पे कि टैक्सीज का बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया है यहाँ पे। बुर्ज खलीफा भी खड़ा किया है। लोगों को पीनलाइज करना, लोगों को पीड़ा पहुंचाना, केवल एक सरकार अपने खजाने में जो पैसे हैं वो चंद लोगों पे लुटाए डिफरेंट तरीकों से। करप्शन एक बहुत बड़ा उसमें एक एंगल है। मान लीजिए आप माइनिंग के लाइसेंसेस लीज आउट करते हैं, जो भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं वो आप चंद लोगों को दे देते हैं ना, और उसमें क्रॉप डील्स जो होती हैं, तो फिर वहाँ से उतना पैसा जनरेट नहीं हो पाता जितना होना है। मान लीजिए आप वाइन के ठेके जम्मू कश्मीर में या किसी भी राज्य में या यूटी में अपने एक चहेते प्लेयर को देना चाहते हैं, और उससे 200 करोड़ रुपए आप पहले ले लेते हैं, और 1500 करोड़ का ठेका आप उसको 700 करोड़ में दे देते हैं, क्योंकि 200 करोड़ उसने आपकी जेब में डाल दिया। तो पीछे जो 600-700 करोड़ बचा जो अल्टीमेटली आना था, तो वो आप लोगों पे टैक्स लगा के ही लेंगे ना। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी ही परिस्थिति जम्मू कश्मीर में भी इस समय बनी हुई तो है। अब ये लग रहा है बिल्कुल तय है, या इसको सरकार वापस ले सकती है ऐसा? नहीं, 100% ये तो कानून बन के आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, अप्रैल महीने से ये लग जाएगा। और अब हर एक व्यक्ति को जो ज़मीन होल्ड कर रहा है, उस पर जो घर बना के बैठा हुआ है, अब उस मकान मालिक को, सरकार को किराया देना उस प्रॉपर्टी में रहने का। ये वैसे ही देखिए, आप इसके संबंध में भी देख लीजिए, आप प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो मुझे बताइए, फर्द लेने के लिए कितने आपके पैसे लगते हैं? अच्छा, तो आपको वो भी एक काला टैक्स है या जो भी है, अल्टीमेटली एक टैक्स की फॉर्म में आपको पे करना पड़ता है। जब आप ज़मीन खरीदने के लिए बैंक केस प्रोसेस करवाते हैं, तो उसमें कितने तरीके की फीसेस जो हैं, जो सरकार के खजाने में जाती हैं, बैंक के पास जाती हैं, वो लगती हैं। उसके बाद जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप 7%,
इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का। ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ की, तो कहेंगे 7 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा करवाइए, क्योंकि आप ये ज़मीन खरीद रहे हैं। उसके बाद जब आप उस पर घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, तो अब सरकार कह रही है इतने से हम संतुष्ट नहीं है, अब आपको इस घर में रहने का भी किराया प्रति वर्ष देना पड़ेगा। वो 5,000 होगा, 4,000 होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। लेकिन जी ऐसा में देखा भी, इसमें कुछ फॉर्म्स भी हैं इस तरह के, उसमें बताया बकायदा ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो लोगों को निकालनी है। तो लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी आएगा उसको निकालने के लिए। तो मतलब ये कमाई का एक जरिया नहीं बन गया? जो सरकारी कर्मचारी आएगा वो, अब हमारे यहाँ तो कल्चर है ना कि जब तक आए हैं तो कुछ लिए भी ना तो कोई जाएगा नहीं। तो मतलब कि ये काम तो ऐसे होगा ही नहीं। इट मीन्स कि लोगों को वो भी पैसे देने पड़ेंगे अपनी वैल्यू बनवाने के लिए। तो देखिए, जो एसओ है उसके अंत में जो अपेंड किया गया है फॉर्म, उसमें कम से कम 8 से 9 पैरामीटर्स हैं जो दिए गए हैं, जिनको ऐड नहीं किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा एक दूसरे से, और फिर डिटरमिन की जाएगी कि टोटल ये वैल्यू कितनी आती है, और उस पर फिर 5% टैक्स लगेगा। तो 8 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ऑक्यूपेंसी स्टेटस उसमें एक है, फ्लोर स्टेटस उसमें एक पैरामीटर है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसमें एक पैरामीटर है। ऐसे 8 पैरामीटर्स है, बहुत टेक्निकल तरीके से वो बनाए गए हैं, और उसमें करप्शन का पूरा स्कोप है। बिल्कुल आपकी सही बात है। उन सब पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड भी नहीं किया जाएगा। एंड यू हैव बीन स्लैप्ड विद दिस टैक्स, जो बहुत ही रिग्रेसिव इन नेचर है। और मुझे लगता है कि जो फिर वही जो वैट से पुरानी परिस्थिति, या वैट के समय में भी टैक्स पे जो टैक्स लगता था, अब तो ऐसी परिस्थिति बन गई है टैक्स पे टैक्स है, फिर उस पे टैक्स है, फिर उस पे भी टैक्स है, उस पे भी टैक्स है। 10 लेवल्स तक जाके अलग अलग तरीके से ये टैक्स। लेकिन कश्मीर वालों ने तो कह दिया कि हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं इसको पास भी करेंगे, हम तो देंगे ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। नहीं, देखिए, कानून है, कानून की पालना तो अल्टीमेटली उन्हें करनी पड़ेगी। अगर सपोज कश्मीर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसा दायरा कोई रेजोल्यूशन भी पास करता है, तो उस रेजोल्यूशन का कोई ओवरराइडिंग इम्पैक्ट नहीं होगा एसओ पे। ये एसओ कानून है, और इस कानून की पालना करना हर एक अथॉरिटी की जिम्मेवारी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, दबाव बना के रेजोल्यूशंस पास करके इसकी इम्पोजिशन को रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस कानून को मैं मानूंगा नहीं क्योंकि मैं रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, तो वो पावर, वो ताकत कानून में इन इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। लास्ट में ये पूछूंगा, बीजेपी ने क्या अपने ही लोगों के आगे गड्ढा खोद दिया है? जो अपने सोच एक वो ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, ये इससे चीज़ से लोग कहाँ उनकी तरफ जाएंगे? आपका सवाल ये थोड़ा सा गलत है कि बीजेपी ने अपने लोगों के सामने गड्ढा, केंद्र की अगर हम बात करें, बीजेपी या केंद्र ने, सवाल गलत क्यों है? हाँ, क्योंकि 2015 के बाद मुझे बताइए, बीजेपी ने जम्मू के लोगों को पिनलाइज करने के अलावा और कोई दूसरा कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है? आपको रसाना याद है, जिन लोगों ने 25 सीटें दी, उन लोगों ने एकजुट होकर उनसे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की। तो बीजेपी जम्मू के लोगों के साथ खड़ी रही कि कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी रही? माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स के संबंध में जो जम्मू संभाग के लोगों को, गैर मुसलमानों को मिल रहे हैं, उस संबंध में भाजपा डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट से मैं निर्णय भी करवा के ले आया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद भी मुसलमानों को देने का जो काम कर रही है, वो क्या दर्शाता है कि किन लोगों के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। और भाजपा जो हिंदू नरसंहार को लेकर छाती पीटती थी सरकार में आने से पहले, आज हिंदू नरसंहार को नरसंहार आधिकारिक तौर पे घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम अपीजमेंट के अगेंस्ट इनकी वेबसाइट्स पे आप देखेंगे तो रेजोल्यूशंस मिलेंगे, और पूरे परिवार का मैं मिला के कह रहा हूँ। तो उसके बाद जो मुस्लिम अपीजमेंट भाजपा ने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे अभी करने का की जो घोषणा, क्या मतलब जो कर रही है, तो ये उठाया गया जो कदम है, या जम्मू को डिसएम्पावर करने का जो कदम है, जैसे कि 2011 के एंटी जम्मू सेंसस को आधार बना लिया डिलिमिटेशन करने के लिए, मतलब अल्टीमेटली सत्ता किसे मिलेगी, वहां पे वो कश्मीर के साथ खड़े हो गए, सत्ता तो हम कश्मीर को देंगे, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले 70 साल से दिल्ली की यही नीति है। तो जब इतना बड़ा विश्वासघात धोखा दे दिया, तो उन सब धोखों की फेहरिस्त में ये तो एक फर्दर एडिशन है। तो आपको सवाल ये करना चाहिए कि भाजपा ने एक बार और साबित कर दिया कि वो एंटी जम्मू है। और अगर लोग खड़े हो जाएं सभी, जैसे किसान आंदोलन सरकार को वापस लेना पड़ा, अगर तमाम जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आ जाते हैं सड़कों पे, नहीं हम नहीं देंगे, तो ये क्या ये रुक सकता है? पॉसिबल है? हाँ, देखिए, सरकार पे दबाव अगर बनाए और सरकार अगर इस एसओ को वापस ले, तो उस एसओ वापस लेने के बाद ही तो ये रुकेगा। कोर्ट्स में जाके कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम्स में कोर्ट्स का जो स्कोप है ऑन द क्वेश्चन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स, बहुत लिमिटेड है। कानून में अगर इफ दे आर एम्पावर्ड कि टैक्स लगा सकते हैं और उन्होंने लगा दिया, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, लोगों को ही बाहर आना पड़ेगा। और लोगों के दबाव में अगर सरकार निर्णय लेगी और इस कानून को वापस लेगी, तो ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सकता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर साफ तौर पर
कई सारी चीज़ें अभी खुल के और सामने आनी हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी वो हिडन ही हैं, कह सकते हैं कि हिडन इस सेंस में कि लोगों को उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। स्लैब्स बनेंगे, उसके बाद सर्कुलर रेट होंगे, बड़ा कुछ कैलकुलेट होगा और कई चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपकी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी। उसके बाद ये तय होगा कि आपको कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। बड़ी सारी उलझने हैं, सोचना पड़ेगा और लोगों को इस चीज़ को लेकर देखना भी पड़ेगा। लेकिन सरकार पे दबाव चौतरफा इस समय पड़ रहा है और अगर लगातार लोग इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो यकीनन हो सकता है सरकार उसे वापस भी ले ले, जैसे किसान आंदोलन लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस समय जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स ने बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो खड़ा कर दिया है।